हमारा यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो स्टार्ट हुए वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट हुआ था कि लाइट की रेज़ जब किसी मीडियम पे फॉल करें, किसी सरफेस पे फॉल करें तो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं सेम मीडियम में, और उसके लिए हमने टर्म्स पढ़ी थी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, और फिर मिरर की ही डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, स्फेरिकल मिरर्स की, और उससे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस हुई हैं। ग्राफ के थ्रू या रे डायग्राम के थ्रू हम इमेज लोकेशन और ऑब्जेक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेज रियल है वर्चुअल है, ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये डिस्कस हुआ। उसके बाद हमने फार्मूला के थ्रू इमेज लोकेशन फाइंड की है और या ऑब्जेक्ट लोकेशन फाइंड की है, और ये बताया है कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, या फोकल लेंथ किसी इस तमाम सेटअप की कितनी होगी। ये हमारी अब तक की डिस्कशन थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो फर्स्ट टॉपिक था वो रिफ्लेक्शन था, अब है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन है लाइट रे की, जब लाइट रे किसी मीडियम पे किसी दूसरे मीडियम पे फॉल करे वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट रे किसी मीडियम के ऊपर फॉल करे तो वो किसी एंगल पे बेंड कर जाती है, सेम मीडियम में वापस नहीं आ रही, हम उस पोर्शन को ले रहे हैं जो बेंड करके उस मीडियम से ट्रांसमिट कर रही है। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना हमें डेली लाइफ में कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें ग्लास में वाटर है और उसमें एक पेंसिल डिप की हुई है। अगर हम साइड से इस पेंसिल को देखें, इस ग्लास को देखें, तो ये हमें इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से पेंसिल ब्रेक है, ये बेंड हो रही है। इसी तरह अगर आप ये फर्स्ट फिगर देखें, अगर हम एयर से देख रहे हैं वाटर के अंदर और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जैसे फिश है, तो उसकी पोजीशन भी हमें चेंज नज़र आती है। वो हमें करीब नज़र आ रही होती है लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी दूर होती है। किस फिनोमेना की वजह से ये है? दैट्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्यों है ये, या रिफ्रैक्शन चीज़ क्या है? लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हमें इमेज नज़र क्यों आ रहा है? इट इज़ ड्यू टू द लाइट रेज। ये लाइट रेज जब एयर मीडियम था, एयर के मीडियम से वो दूसरे मीडियम वाटर में गई हैं, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अपनी डायरेक्शन पे वो नहीं रही। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट के बेंड होने को कहते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। ये एक ग्लास स्लैब है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है। एक रे को हम ले रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट्स इमिट होती हैं, लेकिन वो एक नहीं होती। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक ले के सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लाइट रे, एक रे जो फिनोमेना बिहेव जिस तरीके से बिहेव करेगी उसी तरीके से बाकी रेज भी बिहेव कर रही होंगी। ऐसे ही हमने एक लाइट रे ली है और उसको फॉल कराया किसी भी ग्लास स्लैब पे। ये इंसिडेंट रे है जो IO से शो हो रही है, और ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब का नॉर्मल या इस सरफेस का नॉर्मल ये है जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल क्या है कि जिस भी सरफेस पे लाइट रे फॉल कर रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज नॉर्मल। ये हमारी ग्लास स्लैब की सरफेस है और ये उसके 90 डिग्री पे ये लाइन बन रही है, तो इसका नॉर्मल है। ये IO इंसिडेंट रे जो है ये एयर से आ रही है और आके ग्लास स्लैब पे फॉल कर रही है। इस ग्लास स्लैब पे फॉल करने के बाद अभी हमने पढ़ा है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास में जब लाइट रे एंटर होगी तो बेंड कर जाएगी। ये बेंड कैसे कर रही है? ये बेंडिंग हमें नज़र आ रही है कि वैसे ये स्ट्रेट अगर आ रही होती तो इस तरफ ही आती, लेकिन ये बेंड कर गई है और बेंड के साइड पे की है टुवर्ड्स नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में भी पढ़े। इसी तरह यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो एज इट इज़
एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है विद नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है विद नॉर्मल। लाइट रे बेंड कर गई है टुवर्ड्स नॉर्मल जब ये इंटर हुई है फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब ये लाइट रे है OR, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। इसी तरह ये लाइट रे अब इधर ट्रांसमिट हो रही है, और जब इस ग्लास स्लैब से ये इमिट होगी तो उस टाइम पे अगेन ये बेंड करेगी, लेकिन इसकी बेंडिंग अब टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है। टुवर्ड्स नॉर्मल ये थी कि यहाँ से लाइट रे की जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो ये थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। अब जब ये ग्लास स्लैब से इमिट होगी तो उस टाइम पे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं किया इसने। तो ये जो लाइट रे इमिट हो रही है हम इसको कह रहे हैं ये ME रेज, दिस इज़ द इमर्जिंग रे। साइड इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन और जो रिपल टैंक जो हमने वाटर वेव्स वगैरह पढ़ी थी उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट इंटर होती है तो उसकी वेव लेंथ चेंज हो जाती है। वेव्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब वेव्स किसी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में या लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सेम फिनोमिना हमें लाइट रेज के केस में भी मिलता है। द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द वेव लेंथ। वेव लेंथ चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो जाएगी, बट द फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हमारे पास सोर्स चेंज नहीं हो रहा। सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स को इमिट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो आती जाएंगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज ना होने की वजह से कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। वेव लेंथ चेंज होती हुई हमें इस फिगर में भी नज़र आ रही है कि ये इंसिडेंट रे थी जो ब्लू कलर में हमें शो हो रही है, और ये उसके वेव फ्रंट्स हैं। ये वेव लेंथ है इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट जो रे है उसकी वेव लेंथ है इंसिडेंट वेव लेंथ। जब ये ग्लास स्लैब पे इसने फॉल किया है उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई है या ट्रांसमिट अगर हुई है, हम उसको ट्रांसमिशन लें, तो ये वेव लेंथ अब डिक्रीज़ कर गई है। यहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा थी और यहाँ पे वेव लेंथ कम हो गई है। सो द वेव लेंथ और द स्पीड विल चेंज बट द फ्रीक्वेंसी एंड द कलर विल नॉट चेंज। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे हमेशा बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और जो इमिट रे जो इमिट हो रही है या इमर्जिंग रे जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। रिफ्रैक्शन की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए एयर और ग्लास के लिए लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एयर से ग्लास में जब लाइट रे इंटर हो और बेंड हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा। ये सिर्फ उसके लिए है, एयर और ग्लास के लिए, लेकिन हमारे पास एक जर्नल डेफिनेशन है। द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one transparent medium into another is called refraction। यहाँ पे एयर और ग्लास जो है वो लिमिटेड नहीं रहे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो गई है। इसलिए अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन हो कि डेफिनेशन क्या डिफाइन करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, तो ये ज़्यादा सूटेबल डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। उसका भी फर्स्ट पॉइंट यही था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे आके स्ट्राइक कर रही है, ये तमाम एक ही प्लेन पे, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए सेम पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने रिफ्लेक्शन के केस में कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ये डायरेक्ट इक्वल नहीं है। इन
के एंगल का साइन लें और उसकी रेशो लें, वो एक कांस्टेंट के इक्वल है। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, किसी डिग्रीज में कोई वैल्यू होगी इसकी, हम उसका साइन लें, यानी कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे कोई भी एंगल है उसका हम साइन लें टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सिंबल n से, और इस सिंबल का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे या इस कांस्टेंट को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन i और साइन r। I is angle of incidence and r is angle of refraction. The ratio sin I or sin r is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. रेशो में जब भी चीज़ लिखी जाती है वो with respect to something कोई चीज़ बता रही होती है। तो यहाँ पे रेशो में हमें क्या चीज़ पता चल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट से सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हमें इससे पता चल रहा है। या इस सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू साइन आई और साइन आर। और ये जो फार्मूला है ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। स्नेल्स एक साइंटिस्ट था, उसने फार्मूला या ये कॉन्सेप्ट दिया था, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम डेफिनेशन अगर जनरल फॉर्म में ही लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकेंगे, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने एयर और ग्लास की डिस्कशन नहीं की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की डिस्कशन कर ली है। हमने डिस्कस किया है अभी कि वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जब कोई लाइट रे ट्रांसमिट करेगी उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगी और जो वेव्स हैं, जो रेज हैं, उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उनकी वेव लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लाइट है तो ये भी किसी स्पीड के साथ मूव करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर से लाइट पास कर रही है तो वहाँ पे उसकी स्पीड कुछ और होगी, आके किसी मीडियम पे स्ट्राइक करती है, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब पे इस रे ऑफ लाइट ने स्ट्राइक किया था। तो यहाँ पे जो एयर मीडियम के अंदर इसकी स्पीड थी वो डिफरेंट होगी, ग्लास के अंदर उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, इधर से इमिट होने के बाद ये फिर चेंज हो जाएगी। या अगर ग्लास की जगह कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट। स्पीड ऑफ लाइट है क्या, ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंस की वजह से ही रिफ्रैक्शन होती है। हम ऐसे भी इस वर्ड में भी इसको कह सकते हैं। एयर में स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमने पढ़ी थी 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है और स्पीड ऑफ साउंड एज़ कम्पेयर टू दिस बहुत कम है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन यही स्पीड ऑफ लाइट किसी और मीडियम में क्या होगी। ग्लास में जब ये इंटर हुआ, ये किस में हो रही है, व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज वाटर और ग्लास इट्स स्पीड डिक्रीजेज। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज़ 2.3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये कम हो गई है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है, ग्लास में उससे भी कम है, इट इज़ 2 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो चेंज आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट में, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, और अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करने लगे या डिफाइन करने लगे विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम क्वांटिटी है तो हम उसके लिए सिंबल वही यूज़ कर रहे हैं। ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
जिस मीडियम में हम वो स्पीड जो लाइट रे है वो इंटर हो रही है, उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे डिवाइड कर दें, इन दोनों की रेशियो ले लें, दैट विल बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास दो फार्मूला हैं। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो हम तब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एंगल्स नहीं पता, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम पता है, तो फिर भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा हम इसको c से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल c से। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इट विल बी v, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये c कांस्टेंट रहेगा हमेशा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये मीडियम ग्लास है तो हम यहाँ पे ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट पुट कर देंगे। अगर ये वाटर है, वाटर की पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के इधर टेबल में आपको शो कराए हुए हैं। इसमें से ग्लास, आइस, वाटर और एयर, ये हमें याद करने चाहिए, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और इनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं होती। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर। लाइट जो डिस्पर्स करती है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कर रही है। डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेट्स द कलर ऑफ सनलाइट इनटू अ रेनबो। वाटर के ड्रॉप से जो लाइट डिस्पर्स हो रही है उसी की वजह से हमें रेनबो नज़र आती है। वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा बेंड करेगी या कम बेंड करेगी, हमें इस फार्मूले से पता चलेगा। बेंडिंग कैसे पता चलेगी? हमें अगर एंगल पता चल रहे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज़्यादा, इसका मतलब है लाइट ज़्यादा बेंड कर रही है, जितना कम है उतनी लाइट कम बेंड कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें इस फार्मूले में मिलता है। अगर बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस, हम केस लेते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी? जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन r की वैल्यू कम हो, या फिर इस एंगल की वैल्यू कम होती जाए। जितनी डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कम होगी उतना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर जो है वो लार्ज आएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल कम होने से बेंडिंग ज़्यादा होगी। वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एंगल कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास एग्जांपल 12.3 है। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट एंटर हुई है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.52। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है। देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने r फाइंड करना है। i और n दोनों गिवन है। वी हैव स्नेल्स लॉ, वैल्यू पुट करें और साइन इनवर्स लें, यू विल गेट 19.3 डिग्री। दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और उसी में हमने स्पीड ऑफ लाइट भी डिस्कस कर ली है और विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन 12.4, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है तो पहले डेफिनेशन लिखें। यहाँ पर चेंजिंग जो की है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या फिर यहाँ पे जो डेफिनेशन है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ये हमारी डेफिनेशन होगी। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट, लाइट का पैसेज हमने डिस्क्राइब करना है थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसकी दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है वही इसका आंसर है। पहले डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद एग्जांपल है कि हमें डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन कहाँ पे नज़र आ रही है। पेंसिल की एग्जांपल है जो वाटर में डिप है। द नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, उस पर रिफ्रैक्ट कर रही है एंड इमर्ज कर रही है। इस फिगर के साथ यहाँ टॉपिक के एंड तक आपका इसका आंसर है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है। यही फिगर बनाएं
और उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन ये है और उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। 12.6 What is meant by refractive index of a material? How would you determine the refractive index of a rectangular glass slab? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दो डेफिनेशंस हैं, दो फार्मूलाज हैं। ये डेफिनेशन फर्स्ट है जिसमें हमने एंगल की डिस्कशन की है और उसका ये फार्मूला है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन आप ये लिखेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट, दोनों की डेफिनेशन और दोनों के फार्मूलाज लिखें। और साथ में ये बता दें the value of c, the speed of light in air is 3.0 times 10 to the 8 meter per second. How would you determine refractive index of a rectangular glass slab? Rectangular glass slab का refractive index कैसे फाइंड करेंगे? इन्हीं दो फार्मूलाज से हम refractive index फाइंड करेंगे। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर हमें एंगल्स नहीं पता लेकिन ग्लास स्लैब में स्पीड ऑफ लाइट पता है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.7 स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। जो सेकंड पोर्शन है कि ये वेरीफाई कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और पिन को यूज़ करते हुए, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। सेकंड पोर्शन को तो हम उस वक्त कंप्लीट करेंगे जब हम इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम स्टेट कर सकते हैं स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये लॉ हमने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है 12.7, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि आ रहा है इसलिए साथ में उसको भी डिफाइन कर दें और फार्मूला लिख दें। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम ये डिस्कस करें whether the bending of light be more or less for a medium with high refractive index। अगर हम एंगल के डिस्कशन करें विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्कस करें तो नॉर्मल की तरफ ही आ रही है तो एंगल कम हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि बेंडिंग कम है। लेकिन अगर हम इंसिडेंट रे को कंसीडर करें कि इंसिडेंट रे से वो ज़्यादा बेंड कर रही है या कम बेंड कर रही है तो फिर वो जो बेंडिंग है वो ज़्यादा होगी। उस सेंस में हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। बेंडिंग हमें वहाँ से ही सही पता चल रही है कि जो लाइट रे इधर से आ रही थी और ये एंगल कम होता गया और ये बेंड ज़्यादा होती गई, सो बेंडिंग विल बी मोर। ये ज़्यादा बेहतर आंसर है।